ओके, सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था इक्वेशन नंबर 4 तक। सो आई होप इक्वेशन 3 एंड जो 4 है वो क्लियर है। बट इक्वेशन 3 और 4 को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो है इक्वेशन 5 एंड 6। तो ये देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन 3 पे आते हैं सबसे पहले। इक्वेशन 3 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे है एक्स कॉस, एंड थीटा को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स प्राइम ओ एंड एक्स। तो देख लेते हैं थीटा यही है क्या हमारे डायग्राम में। ये देख लीजिए डायग्राम में, ये रहा हमारा एक्स ओ एंड एक्स प्राइम। तो राइट, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो यस, इट कैन बी रिटन लाइक दैट। और यहाँ पे देखो साइन थीटा। अब ये साइन थीटा में यहाँ पे हमारे पास कॉस दिया हुआ है, राइट। तो कॉस नहीं लिखा है, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया गया है। तो साइन थीटा को क्या लिखा गया है, साइन थीटा को लिखा गया है कॉस एक्स प्राइम ओ वाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स प्राइम ओ वाई जो एंगल है वो डायग्राम में कौन सा है। ओके, एक्स प्राइम ओ वाई। तो यहाँ पर एक्स प्राइम ओ वाई देखना है हमें। तो ये देख लीजिए एक्स प्राइम ओ एंड वाई। अगर ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है वो कितना है, ये पूरा 90 है। उसमें से आपने थीटा माइनस कर दिया तो आपका ये एंगल बना कितना, 90 माइनस थीटा। तो गिवन है हमें एक्स प्राइम ओ वाई जो है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं कॉस एक्स प्राइम ओ वाई ये लू तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी कॉस 90 माइनस थीटा, और वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो राइट, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई। देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। यस, ये ठीक है। तो साइन थीटा को ये जो है हमने लिखा है कॉस एक्स प्राइम ओ वाई। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन 6 में चलते हैं। इक्वेशन 6 में हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहले वाई कॉस थीटा। तो वाई कॉस थीटा में यहाँ पे पहले एक्स वाला टर्म है, इसका मतलब वाई वाले टर्म को पहले नहीं लिखा है, पहले एक्स वाले टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस वाई कॉस थीटा को देखते हैं। तो वाई कॉस थीटा को यहाँ पे ये लिखा गया है, राइट। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है वाई कॉस थीटा को वाई कॉस वाई प्राइम ओ वाई। तो ये देख लेते हैं। तो ये रहा आपके पास वाई ओ और वाई प्राइम। तो यहाँ पर क्लियर कट विजिबल है कि ये एंगल थीटा है। तो सिंपली इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें, ये तो हमारा इजी हो गया। अब प्रॉब्लम हमें कहाँ आएगी, ये सेकंड वाले पार्ट में, राइट। प्रॉब्लम हमें आएगी सेकंड वाले पार्ट में, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है माइनस का एक्स साइन थीटा, और माइनस का एक्स साइन थीटा को लिखा है प्लस का एक्स वाई प्राइम ओ एक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, एक्स कॉस वाई प्राइम ओ एक्स। वाई प्राइम ओ एक्स निकालते हैं। ओके, वाई प्राइम ओ एक्स निकालते हैं। तो ये वाई प्राइम ओ और एक्स, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है और हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ 90 है, तो जो एंगल हमें गिवन है सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास y प्राइम ओ एक्स, ये जो एंगल है वो है 90 प्लस थीटा, राइट। तो y प्राइम ओ एक्स को हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं लिखूं x cos y प्राइम ओ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x cos 90 प्लस थीटा। और जो cos 90 प्लस थीटा होता है वो होता है माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का x साइन थीटा हम इसे लिख सकते हैं, और यही आपकी इक्वेशन नंबर 6 में गिवन है। सो यहाँ पर देख लीजिए x cos y प्राइम ओ एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का x साइन थीटा। सो हमारे पास फाइनल जो आंसर है इंक्लाइंड रोटेशन, इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यानी कि रूपांतरण समीकरण हमारे पास कौन से होंगे, इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है। सो इक्वेशन 3 और 4 भी सही है, या 5 और 6 भी है, आर द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड, झुके हुए निर्देश तंत्र में ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये हमने 2D में किया, राइट। अगर हम 3D में लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं 3D में लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली उसको
डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो इन जनरल क्या करेंगे आप देखो, सबसे पहले हमें एक्स प्राइम बनाना है। ओके जब एक्स प्राइम बनाएंगे तो आप इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यहीं से आपको बताऊंगी। थर्ड वाला पार्ट यहीं पे लिख देंगे अपन, एग्जैक्टली जो इसमें थर्ड वाला पार्ट आएगा उसको हम यहीं पे लिख देंगे। राइट सो सबसे पहले इक्वेशन 5 को देखिए। एक्स प्राइम में हमारे पास है, अगर यहाँ पे x है यहाँ पे y है तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, z आना चाहिए, z आना चाहिए। यहाँ पर cos है, यहाँ पर cos है तो सिमिलरिटी से यहाँ पर भी क्या आएगा, cos आएगा। यहाँ पे x प्राइम है, यहाँ पे भी x प्राइम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x प्राइम आएगा। यहाँ पे OX है, यहाँ पे OY है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, OZ आ जाएगा। ओके ये x प्राइम का हो गया। y प्राइम का देख लीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो अगले में क्या आएगा, z आएगा। यहाँ पर cos है, यहाँ पर cos है तो नेक्स्ट में क्या आएगा, इक्वेशन 6 में cos आएगा। यहाँ पर y प्राइम है, यहाँ पर y प्राइम है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, y प्राइम आएगा। यहाँ पे OX है, यहाँ पे OY है तो यहाँ पे क्या आएगा, OZ आएगा। अब इसी तरह से हमें z प्राइम का बनाना पड़ेगा, तो z प्राइम जो होगा उसको हम बनाते हैं। तो देखो सब में x y और z था तो यहाँ पर भी x y और z पहले लिख लेना है अपन को। फिर सब में cos है तो सब में cos है तो यहाँ पर भी cos आ जाएगा, यहाँ पर भी cos आ जाएगा, यहाँ पर भी cos आ जाएगा। फिर सब में क्या है, जब आप x प्राइम का ले रहे थे तो आप कैपिटल एक्स प्राइम ले रहे थे, जब y प्राइम का ले रहे थे तो y प्राइम ले रहे थे, तो जब z का लेंगे तो यहाँ पर भी z प्राइम, यहाँ पर भी z प्राइम और यहाँ पर भी z प्राइम। और फिर सब में OX है, OY है, OZ है तो ये लीजिए OX और यहाँ पे आ जाएगा OY और यहाँ पे आ जाएगा OZ। ये आपकी इक्वेशन नंबर मतलब जो भी है z के फॉर्म में है, तो इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9। ठीक है अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, cos x प्राइम OX को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको I प्राइम डॉट I लिख सकते हो। क्या करेंगे अपन, हमारे पास अगर x y z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो I j के हैं और x प्राइम y प्राइम z प्राइम इनके अलोंग अगर I प्राइम j प्राइम k प्राइम है, तो सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए है ना, आपको पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साथ में उन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा उसका कोसाइन। ठीक है तो अब अपन निकालते हैं, अगर हमें I प्राइम डॉट I दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ I प्राइम और यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ I और साथ में दोनों के बीच का एंगल। अब हमें पता है दोनों के बीच का एंगल, देखो x प्राइम जो है राइट हमने देखा है कि x प्राइम OX इन दोनों के जो बीच का एंगल था हमारे पास वो कितना दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था। आप ऊपर बैक में जाके डायग्राम में देख लीजिएगा, ये देखो x प्राइम OX ये था हमारे पास, थीटा था यहाँ पे। ठीक है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का एकांक सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। और या फिर आप इसे लिख सकते हैं cos x प्राइम OX। तो यहाँ पर देखिए ये भी देखिए cos x प्राइम OX को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये हमने प्रूव कर दिया है। हम ये लेके चले थे और ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि cos x प्राइम OX लिख सकते हैं। इसे हमने मान लिया, क्या नाम दे दिया, A11। अब सिमिलरली आप करोगे x प्राइम OY तो ध्यान रखना x प्राइम जो है उसकी जगह आ जाएगा I प्राइम और जो OY है y एक्सिस और y एक्सिस के लिए अलोंग क्या था, j था ना, तो डॉट सिर्फ j आएगा बिना प्राइम का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। सिमिलरली x प्राइम OZ में आप x प्राइम की तरफ ध्यान रखना, x प्राइम की तरफ क्या आएगा, I प्राइम आएगा, लेकिन OZ जो है वो सिंपल k कैप आएगा। ठीक है तो यहाँ पर A13 नाम दे दिया। अब सिमिलरली आप यहाँ पर बाकी चीजें भी कर लेंगे, आपके पास A11, A12, A3 आ गया। जैसे ही आपके पास ये आया आपको क्या करना है, इक्वेशन जो हमें मिली है, एक मिनट, ये इक्वेशन 7, 8, 9 में ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन 6 आ जाएगा या इक्वेशन 7 आ जाएगा और इक्वेशन 7, 8, 9 आपके पास आ जाएगा। तो जल्दी से देखिए, इसको आपने माना है, इसको आपने माना है A11, इसको आपने माना इसको आपने माना है A12
और इसको आपने माना है A13। सिमिलरली ये आपका हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, A23 और ये आपके पास हो जाएगा A31, 32, 33 मैट्रिक्स में जैसे आता है। तो मैं अपन इनको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 7, 8, 9 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 10, 11, 12 कॉस के जो टर्म्स है वो अपन ने रिप्रेजेंट कर दिए। और 3 डायमेंशन का जो डायग्राम बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। 3 डायमेंशन का जो डायग्राम है वो इस तरह से होगा, तब तीनों एक्सिस के बीच में एंगल होगा जो कि हमने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, सो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम है ये कॉलम में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ एक्स वाई जेड है तो ये एक्स वाई जेड में आ गया, और जो जो कोफिशिएंट्स है उनको हमने 3/3 के एक मैट्रिक्स में निकाला। अब इनको सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, एक सॉल्व करके बता देती हूँ, एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू, तो आपको पता है ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो A11x प्लस A12y प्लस A3z जो कि आपको इक्वेशन नंबर 10 मिल रहा है। ओके, और हमारे पास जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है वो हमारे पास कितनी रहेगी, देखिए ये रही, सिर्फ कोफिशिएंट की मैट्रिक्स ही हो गई, दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सो ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन का था। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी करना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ वापस इक्वेशन उसमें जाना है। 10 वाली इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 10 है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इधर कितना आएगा आपके पास dx अपॉन dx प्राइम बाई dt। a11 तो कांस्टेंट है तो a11 dx बाई dt प्लस a12 dy बाई dt प्लस a13 dz अपॉन dt। ओके, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये vx प्राइम हो गया, dx प्राइम बाई dt को क्या लिखा है, vx प्राइम हो गया, तो हमारे पास आ गया। अब हमें इनको dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt को भी नाम दे देते हैं, तो ये लो vx, vy और vz। सिमिलरली आप v प्राइम निकाल लीजिए और सिमिलरली आप vz निकाल लीजिए और मैट्रिक्स फॉर्म में भी आपके पास इसी तरह से बन जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, उसमें भी कुछ नहीं करना है, जो आपके पास इक्वेशन 13, 14 और 15 मिली है वेलोसिटीज की, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो a11 fx आ जाएगा, a12 fy और ये आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास d vx प्राइम अपॉन dt, जिसे कि आप क्या लिख सकते हो, d2 x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हो। 16, 17, 18 आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम 2 डायमेंशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो हमने जो थीटा था उसको क्या कर रखा था, फिक्स था, लेकिन अगर मान लीजिए थीटा फिक्स ना हो तो t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए s और s प्राइम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थे, और फिर बाद में t टाइम पे देखा तो s तो वहीं रह गया, लेकिन s प्राइम जो है वो क्या हो गया, रोटेट कर गया, s प्राइम जो है वो रोटेट कर गया। तो अगर हमें पता है ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर t टाइम तक कोई चीज रोटेट होती है तो कितना एंगल कवर करती है, ओमेगा t। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर की जहां जहां इक्वेशन में आपको थीटा मिला है उसको आपको रिप्लेस कर देना है, किससे, ओमेगा t से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम दूसरे रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ओमेगा वेग से घूर्णन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो उसमें रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभी जो अपन ने थीटा वाला डेरिवेशन किया है, पहले आपको वो पूरा थीटा वाला करना है और लास्ट में आप बस एक लाइन लिख देना कि थीटा को हम रिप्लेस कर रहे हैं ओमेगा टी से। तो ये 2D में हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा जब z नहीं घूम रहा है, और 3D में भी आपने देख ही लिया है, और डायग्राम सेम टू सेम ही बन रहा है। देखो सेम टू सेम वही डायग्राम बन रहा है, आपके पास बस थीटा की जगह ओमेगा टी है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस यूनिट का या इस चैप्टर का, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये सेम वही है जो आपने अभी तक किया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आएगी एक तो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू वन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन, अगर हमें किसी एक बिंदु की पोजीशन यानी स्थिति किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष दी गई है, ओके, अगर हमें किसी पार्टिकल या पॉइंट की जो पोजीशन है वो एक इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष में दी गई है, तो द इक्वेशंस, तो ऐसे समीकरण बाय विच, जिनकी सहायता से
द पोजिशन ऑफ द सेम पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मिसटाइप कर दिया, वन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन, द इक्वेशन बाय विद द पोजीशन ऑफ सेम कैन बी डिटरमाइंड, इट डिटरमाइन के बाद आएगा इन अनदर इनर्शियल फ्रेम। मतलब अगर आपको किसी बिंदु की स्थिति एक इनर्शियल फ्रेम में दी गई है तो वो समीकरण जिनकी सहायता से उसी बिंदु की स्थिति दूसरे इनर्शियल फ्रेम में आप ज्ञात कर सको, ऐसे समीकरणों को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्योंकि आप हेडिंग देखो, द रिलेशन ऑफ वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। तो डेफिनेशन में इंग्लिश मीडियम में मिसटाइप हो गया है, स्किप हो गया है, अनदर इनर्शियल आपको जोड़ना है। अब इसमें हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन करेंगे। तो चलिए हम पोजीशन का करते हैं। तो पोजीशन में हमें कुछ नहीं करना है। पोजीशन में दो केस आते हैं कि अगर या तो t इक्वल टू 0 पर पहले जो दोनों इनर्शियल फ्रेम है वो एक ही बिंदु पे केंद्रित है, और दूसरा केस आता है कि वो पहला केस आता है कि हमेशा दोनों जो हैं वो एक ही बिंदु पे केंद्रित हैं और दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है जो हम कर चुके हैं। और दूसरा केस आता है कि जो दूसरा वाला इनर्शियल फ्रेम है वो पहले के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ये केस 1 है। केस 1 में क्या है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर नोट है। पहले हमने आर नोट ली थी ना, पहले हमने क्या ली थी, आर नोट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शायद इन्होंने वो दो केस को एक में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी हिसाब से चल लेंगे। तो केस 1 देखते हैं। लेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, एस में कोई पॉइंट पी है, एस फ्रेम में उसका पॉइंट पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हाँ केस ए देखो, व्हेन बोथ इनर्शियल फ्रेम आर इनिशियली कोइंसिडेंट, यानी कि शुरुआत में, केस 1 बोल रहा है कि शुरुआत में एस भी यहीं पे था और एस प्राइम भी यहीं पर था, इसी की जगह था। तो दूसरा जो एस प्राइम है वो बोल रहा है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि सारे एक्सिस जो हैं वो पहले वाले यानी s और s प्राइम के सारे एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रहने चाहिए। यानी x जो है वो x प्राइम के पैरेलल रहे, y जो है वो y प्राइम के पैरेलल रहे, और z जो है वो z प्राइम के पैरेलल रहे। ऐसी स्थिति में केवल मूल बिंदु का जो है वो हमें देखना है। तो आप खुद सोचिए कि t इक्वल टू 0 पर वो एक दूसरे के ऊपर थे, और जो दूसरा वाला है s प्राइम जो है, अब वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, और कितने टाइम तक चलेगा, t टाइम तक चलेगा। तो जो o बिंदु है और o प्राइम बिंदु है, इनके बीच में कितनी दूरी तय हो जाएगी, vt तय हो जाएगी। तो ये देखिए o डायग्राम में देखिए, o और o प्राइम के बीच की दूरी कितनी हो गई, vt हो जाएगी। बिंदु p वहीं पे है, और जो s है उसमें इसकी पोजीशन वेक्टर r है, और जो दूसरा वाला है उसमें r प्राइम है। अब हमें वेक्टर ट्राइंगल और लगाना है जो हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरे वाले में ये हो जाएगा, ट्राइंगल आप ये लेंगे। अब मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, सेम टू सेम वही है। पहले आपने देखा था कि r इज इक्वल टू था r प्राइम प्लस आर नोट। अब इस आर नोट की जगह सिर्फ कितना आ जाएगा, वीटी आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और r प्राइम इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो जाएगा, पोजीशन का हो जाएगा। अब हम वेलोसिटी के ऊपर चलेंगे। तो वेलोसिटी में अपन को कुछ नहीं करना है, जो आपको पोजीशन वेक्टर मिली है आपको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स का रहने दीजिए, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पोजीशन वेक्टर ही कर लो। मतलब कुल मिला के ये है कि r प्राइम आपको क्या मिला था, r माइनस वीटी मिला था ना। तो अगर इसको कंपोनेंट में करना है तो r प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, x प्राइम आ जाएगा, और r की जगह x आ जाएगा माइनस वीटी। सिमिलरली y प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा, y माइनस वीटी, और z प्राइम आपके पास कितना हो जाएगा, z माइनस वीटी। दैट्स इट। तो लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो लिखो तो भी ठीक है। केस बी, जो केस बी ये कह रहा है कि पहले से दोनों केंद्रित नहीं थे, एक बिंदु पर नहीं थे, यानी पहले से दोनों के बीच में फिक्स दूरी थी, और उस फिक्स दूरी के बाद में s प्राइम ने चलना शुरू किया। तो डायग्राम दिखाती हूँ क्योंकि उससे समझ में आएगा। ये डायग्राम देखो, तो इनिशियली देखो आपके पास ये रहा, ये s है, सिंपल s है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। s जो है और जो दूसरा था, यानी s और s प्राइम पहले से कितनी दूरी पर थे, r नोट दूरी पर थे। r नोट दूरी के बाद में
एस प्राइम चलना शुरू हुआ और टी टाइम तक चला v वेलोसिटी से, तो अब उसने कितनी दूरी तय कर ली, vt दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले o और इस बिंदु o नोट प्राइम, इनके बीच में r नोट वेक्टर तो फिक्स है, उसके बाद वो और चला और चलते चलते o प्राइम में पहुंचा, कितनी दूरी तय हो गई, vt दूरी तय हो गई। तो और बिंदु जो p है उसका ओरिजिनल s में जो पोजीशन वेक्टर है वो अभी भी कितना है, r है, और नए वाले में कितना हो जाएगा, r प्राइम। तो इस बार आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा, तो आपको एक वेक्टर तो ये मिल रहा है। तो पहले से दूरी थी r नोट, फिर चला vt, और उसके रेस्पेक्ट में कितनी पोजीशन है, r प्राइम। तो ये आपके पास r प्राइम है, ये आपके पास vt है, ये आपके पास r नोट है, और ये आपके पास r है। वेक्टर की जो दिशा होगी वो यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी। तो सेम वही करना है अपन को, डायग्राम से r नोट प्लस vt प्लस r प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, r, क्योंकि देखो ये इस दिशा में चल रहा है, फिर आगे इसी दिशा में गए, फिर आगे इस दिशा में गए, लेकिन सामने से क्या आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो आपके पास इक्वेशन इस बार ये बनेगी। तो ये इक्वेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ओके, ये इक्वेशन शायद पहले से लिखी हुई है, यस, ये रही वो इक्वेशन। और यहाँ पर देख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 6, ये जो हमने अभी लिखी है, और ये इक्वेशन 6 जो हमने अभी भी बताई है। ये तो पोजीशन का हो गया, ठीक है। अब अगर अपन क्या करें, दो बिंदु है उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट लेना है अपन को, तो डायग्राम से ही दिखाती हूँ मैं आपको। दो बिंदुओं के बीच में डिस्प्लेसमेंट में अपन ने कर रखा है, ये रहा P पॉइंट पे था और ये रहा Q था। तो जब S में देखा तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना था, R2 माइनस R1 था, और S प्राइम में कितना हो जाएगा, R2 प्राइम माइनस R1 प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था S में वो कितना है, R2 माइनस R1 है ना। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से R और R प्राइम के बीच में एक रिलेशन निकाला था, तो वो रिलेशन R1 प्राइम पर भी लागू होगा और R2 प्राइम पर भी लागू होगा। तो R1 का डिस्प्लेसमेंट का R1 का जो इक्वेशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, वो इक्वेशन 7 से दिया जाएगा, और R2 प्राइम का जो है वो इक्वेशन 8 से दिया जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ मेरी स्पीड ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सेम टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आप सेटिंग में जाके स्पीड को 0.5 या 0.75 पे करके मेरा वीडियो देख लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप ये मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो। ओके, नाउ हमारे पास नया डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, R2 प्राइम माइनस R1। R2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और R1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो VT से VT कैंसिल हो जाएगा और हमें R2 माइनस R1 मिलेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन तो चेंज हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसे कहते हैं लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के गैलीलियन निश्चरता का नियम। क्यों निश्चरता, मतलब कोई चीज समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये यहाँ पर इसको नाम क्या दिया गया है, गैलीलियन निश्चरता, विस्थापन के गैलीलियन निश्चरता का नियम। एग्जाम में आपके पास आएगा, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन निश्चर रहता है। प्रूव दैट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स इनवेरिएंट। ये आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे कहा जाएगा कि प्रूव द लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपके पास आ सकता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी का लेते हैं अपन, तो वेलोसिटी में कुछ नहीं, हमें मिला था r प्राइम इज इक्वल्स टू r माइनस वीटी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो dr प्राइम बाई dr प्राइम, और इस vt का कितना हो जाएगा, सिंपली भी हो जाएगा क्योंकि हमें v क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये स्मॉल v प्राइम, ये स्मॉल v, क्योंकि ये पार्टिकल की वेलोसिटी है s प्राइम में, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है s में, और ये s प्राइम की वेलोसिटी है s के रिस्पेक्ट में विच इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी हमें दिख रही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं हुआ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी का कोई नियम नहीं आएगा। एक्सेलरेशन में चेक कर लेते हैं, तो अब इस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका कितना हो जाएगा, dv प्राइम बाई dt, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका कितना हो जाएगा dv बाई dt, पर क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0।
तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, a प्राइम इज इक्वल्स टू a, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो अब क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा तो जो लॉ आपको डिस्प्लेसमेंट का मिला था वही आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन का मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है। फोर्स का करने के लिए सिर्फ इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m a प्राइम इज इक्वल्स टू m a हो जाएगा, f प्राइम इज इक्वल्स टू f हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है इक्वेशन नंबर 12। नाउ दिस इज लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ फोर्स। जब फोर्स का आता है तो पहले आप एक्सेलरेशन का प्रूव कर दीजिए और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ हम यहाँ पे करते हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम टक्कर के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। तो लेट द मासेस ऑफ टू पार्टिकल, मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, उनका मास कितना है, m1 m2 है, किसमें, s फ्रेम में, ठीक है। और वो मूविंग विद वेलोसिटीज, वो किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, u1 u2। शुरुआत में उनकी वेलोसिटीज है u1 u2, फिर क्या हुआ, टकराए, कोलाइड, टकराए, टकराने के बाद उन दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 v2, ठीक है। तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हर तरह की टक्कर के लिए वैलिड होता है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो। तो सबसे पहले हम s के अंदर मान लेते हैं, मानना क्या है s के अंदर, तो क्योंकि s तो स्थिर वो है ना, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम सेम होगा। तो टक्कर से पहले का मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर के बाद का कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम करते हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि है s प्राइम। अब उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो टक्कर से पहले मान लीजिए कितनी वेलोसिटीज है, u1 प्राइम और u2 प्राइम है, और टक्कर के बाद कितनी है, v1 प्राइम और v2 प्राइम है। तो और s प्राइम जो है वो खुद क्या कर रहा है, कैपिटल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष। अब हम यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम s प्राइम में, किसमें, हम s प्राइम में टक्कर से पहले का मोमेंटम निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है वो कितना होगा, टक्कर से पहले का मोमेंटम, इक्वेशन 14 देखिए, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, और टक्कर के बाद का कितना होगा, इक्वेशन नंबर 15 देखिए, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा, हमने लिखा था v बराबर v प्राइम प्लस कैपिटल V। ये हमने अभी अभी गैलीलियन में वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था। तो वो चारों वेलोसिटीज पे लग जाएगा। तो u1 पे लग गया, u2 पे लग गया, v1 पे लग गया, v2 पे लग गया। मतलब एक्चुअल में हमें मिला था v प्राइम इज इक्वल्स टू v माइनस v। तो इसको इधर लेके आओगे ना तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें u1 की वैल्यू मिल गई, u2 की वैल्यू मिल गई, v1 की मिल गई, v2 की मिल गई। हम इसे हमारे इक्वेशन नंबर उसमें रख देते हैं जिसमें हमने ये लिखा है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखो ये u1 की वैल्यू यहाँ रखोगे, u2 की वैल्यू यहाँ रखोगे, v1 की वैल्यू यहाँ रखोगे और v2 की वैल्यू यहाँ रखोगे। सो ये m1 u1, m2 u2, m1 v1, m2 v2। तो ये कैपिटल V वाले टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इसका मतलब जो s प्राइम है उसमें भी हमारा मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन मोमेंटम है वो भी इनवेरिएंट रहता है, किसमें, सभी इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि s भी हमारा इनर्शियल फ्रेम है और s प्राइम भी हमारा हमने क्या लिया है, इनर्शियल फ्रेम लिया है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो सबसे पहले S में टोटल एनर्जी निकालते हैं, सॉरी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं टक्कर से पहले। सो टक्कर से पहले केवल काइनेटिक एनर्जी मानते हैं। तो यहाँ पर u1 u2 वेलोसिटी है तो कितना हो जाएगा, 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो बिफोर कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, u1 u2 थी, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वे हम यहाँ पे ध्यान रखना, हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करवा रहे हैं,
टोटल एनर्जी कंजर्व करवा रहे हैं। जो इलास्टिक और इनइलास्टिक टक्कर आप पढ़ते हो उसमें ये डिफरेंस जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का डिफरेंस होता है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा वर्ल्ड में किसी भी तरह की कोलिजन हो जाए टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो टक्कर से पहले मान लीजिए, टक्कर से पहले थी टोटल एनर्जी तो केवल किस में थी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। टक्कर के बाद एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। और टक्कर के दौरान अगर मान लीजिए थोड़ी सी हीट के फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में कोई एनर्जी लॉस हो गई है तो वो किस में आ गई, क्यू में। तो जो क्यू है वो एनर्जी इन अदर फॉर्म हो जाएगा। सो ये तो वैलिड है, ये वैलिड हमारा किस में है, एस में है। अब हमें बताना है कि यही लॉ वैलिड रहेगा किसमें, एस प्राइम में भी रहेगा। तो अगर हमारा यही लॉ वैलिड होता है एस प्राइम में तो हमें इक्वेशन कौन सी मिलेगी, 19 मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 19 को हमें प्रूव करना है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलते हैं। तो सेम क्या करेंगे, अभी u1 की जो वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, u2 की निकाली है, v1 की निकाली है, v2 की निकाली है, इसकी हमारे पास क्या थी, u1 प्राइम प्लस v, इसकी क्या थी, u2 प्राइम प्लस v, v1 प्राइम प्लस v, v2 प्राइम प्लस v। वो रख देते हैं वैल्यू किसमें, हमारे पास जो इक्वेशन ऊपर मिली है। तो देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q, क्योंकि ये वाला हमें किस में मिला था, s में, ये हमें s में मिला था, s वाला तो वैलिड है ना। अब देखो यहाँ पर वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो u1 प्राइम प्लस v दोनों ही वेक्टर है, तो हम वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं, अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर लेना है तो वो a प्लस बी डॉट a प्लस बी होता है, और उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपन को लगाना है, तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, यहाँ पे भी अपन ने लगा दिया, यहाँ पे भी अपन ने लगा दिया, और ये जो है वो यहाँ पे अभी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लस क्यू है, थोड़ा सा रीअरेंज आपको करना है ब्रैकेट को ओपन करके, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए 1/2, नहीं 1/2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि क्यू में नहीं है, सॉरी 1/2 कैंसिल नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीधा मैंने ये वाला टर्म लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले इसको साथ में लिख दिया। ओके, v स्क्वायर वाले टर्म जो है वो भी अभी फिलहाल तो कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं कैंसिल होंगे, कोई समस्या नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को क्या करना है, यहाँ पे इस 1/2 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो एक बार, तो 1/2 m1 और ब्रैकेट में आ रहा है 2 u1 प्राइम डॉट v। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है आपको, m1 u1 प्राइम डॉट v मिल रहा है अपन को, करेक्ट। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m1 u1 प्राइम और v मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे m1 u1 प्राइम और ये रहा v। इसी तरह से नेक्स्ट वाले टर्म में आपको m2 u2 प्राइम और v मिलेगा। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड में आप आ जाओ। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे m1 v1 वाला पार्ट यहाँ लिख दिया, m2 v2 वाला पार्ट यहाँ लिख दिया, जो बचे हुए टर्म्स है वो आपने यहाँ पर लिख दिए। क्लियर, जो कैपिटल V वाले टर्म है वो कैंसिल होंगे, ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर और यहाँ पे ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर, आप ओपन करके मल्टीप्लाई करना, सेम होगा, मिलेगा। तो इस इक्वेशन से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे आ जाओगे, और वो मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हमने अभी अभी प्रूव किया है m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम बराबर था m1 स्मॉल v1 प्राइम प्लस m2 स्मॉल, ये हमने अभी भी प्रूव किया था। इसका मतलब ये वाला टर्म जो है ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, क्योंकि ये दोनों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बराबर थे एस प्राइम में। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बचेगा और क्यू बचेगा, और इन तीनों को साथ में लिखते ही हमें क्या मिल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एस प्राइम में भी इक्वल है। ठीक है, इनवेरियंस ऑफ न्यूटन लॉ, न्यूटन के लॉ हमारे पास अगर वेरी है तो ये सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है। ये न्यूटन के लॉ सिलेबस में वैसे भी है नहीं, पूछे भी नहीं जाएंगे, और अगर पूछे चले गए तो थ्योरी है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ना। सबसे स्टार्टिंग में अपन ने इनर्शियल का देखा था, F इक्वल टू एम में हमने देखा था, अभी गैलीलियन में प्रूव किया था ना, गैलीलियन में F इक्वल टू एफ प्राइम आया था।
है ना, तो सेकेंड लॉ वेरी हो जाएगा, और इनर्शिया वाला हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, थर्ड लॉ वैसे ही वैलिड होगा, तो ये आप थ्योरी से पढ़ लेना। ओके, अब मुझे एक बार के लिए इसके कंटेंट में देखने दो। यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा डन हो गया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल डन हो गया, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन डन हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डन हो चुका है हमारा। अब हम एक्चुअली जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो सब लास्ट में करेंगे, पहले हम थ्योरी वाला पार्ट पूरा करेंगे। उसके लिए मैं एक बार सिलेबस देख लेती हूँ आपका कि यूनिट 1 में हमारे पास क्या क्या है। ओके, हमारी यूनिट में मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम यूनिट 1 का बोल रही हूँ मैं ना, यूनिट 1 का इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम दिया हुआ है, वो हो गया हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज, वो भी हो गया हमारा यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो भी हो गया हमारा। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फिक्टिशियस फोर्स, ये हमें अभी करना बाकी है, कोरियोलिस फोर्स, मोशन रिलेटिव टू अर्थ, ये सब हमें करना है। तो ये एक बार देख लेते हैं, शायद चैप्टर 2 में है। सो हमारा यूनिट 1 ही चल रहा है। यूनिट 1 में हमें करना पड़ेगा सूडो और फिक्टिशियस फोर्स और रोटेटिंग फ्रेम एंड कोरियोलिस फोर्स, मोशन रिलेटिव टू अर्थ, यस ये भी हमारे पास है। और सिलेबस में दिया हुआ नहीं है बट ये आता है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल भी करना है, कोरियोलिस भी करना है, कोरियोलिस करना है, कोरियोलिस करना है, कोरियोलिस करना है, बस ये हमारा फर्स्ट और 2 मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 मिलके यूनिट 1 बन रहा है। तो हम चैप्टर 2 में आते हैं, ठीक है। जो सॉल्व एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको करने हैं, बट मतलब मैं ही करवाऊंगी, बट वो सब हम पूरा सारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद करेंगे। कितना पढ़ लिया हमने, कितना टाइम लग गया हमें, सीधा हम चैप्टर 2 पे चलेंगे अब। ये सब सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं करवा दूंगी आपको बाद में, आप टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी, ये इसी तरह से आएंगे। ओके, हमारे पास आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। सब फर्स्ट टॉपिक है स्यूडो और फिक्टिशियस फोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं छद्म या फिर आभासी बल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी बुक लेके बैठे हैं, ताकि क्योंकि ये एज इट इज ट्रांसलेशन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम की करी थी। तो देखो, लेट अस सपोज दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल P सिचुएटेड इन अ स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम S। S फ्रेम है, उसमें कोई पार्टिकल रखा हुआ है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हमने पहले भी देखा कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। अब कोई नया फ्रेम लेते हैं S प्राइम, जो कि खुद A नोट से मूव कर रहा है। अगर वो A नोट से मूव कर रहा है तो उसको पार्टिकल कितने एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ दिखाई देगा, माइनस A नोट से, करेक्ट। तो उसको फोर्स कितना लगता हुआ दिखाई देगा उस पे, माइनस का A नोट, जो कि एक्चुअल में नहीं लग रहा है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया है डिटेल से। अपीयर मतलब जो फोर्स रियल में नहीं लग रहा है पर खुद के मूव करने की वजह से लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सूडो या फिर फिक्टिशियस फोर्स। तो आपको यहां से लेके यहां तक डिस्क्रिप्शन मिल गया, पर एग्जाम में 1 मार्क में अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये जो बोल्ड किया हुआ है, द फोर्स विच डज नॉट एक्ट ऑन द पार्टिकल इन रियल सेंस, ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकल पे रियल में नहीं लगता है बट सीम्स टू बी एक्टिंग, लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है पार्टिकल पर, किसकी वजह से, एक्सेलरेटिव मोशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम S प्राइम, रेफरेंस फ्रेम की मोशन की वजह से वो लगता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, सूडो या फिर फिक्टिशियस फोर्स। डेफिनेशन 1 मार्क की आती है तो सिर्फ इतना सा लिखना है। अगर आता है कि इसके एग्जाम्पल, वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे रेफरेंस पे न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। सो न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ डू नॉट होल्ड गुड, इसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम, यहां पर देखिए, अब मान लीजिए अगर किसी पार्टिकल पे जिसका मास m है, ठीक है, उस पे रियल में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, Fr लगता है। तो हम जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। ऐसी स्थिति में
एस प्राइम में यानी नॉन इनर्शियल में। इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने एस प्राइम को भी इनर्शियल ही माना था, ध्यान रखना आप। अब हमारा जो एस प्राइम होगा वो कितना होगा, नॉन इनर्शियल होगा। तो रियल में फोर्स तो लग रहा है ये, और एस प्राइम जो जा रहा था उसकी वजह से हमने अभी भी देखा था कितना लग रहा था, एम ए नोट। तो उस पे कितना फोर्स टोटल लगता हुआ दिखाई देगा, एफ आर प्लस एफ ए दिखाई देगा। ये तो रियल में लग रहा है और ये एस प्राइम के एक्सेलरेशन की वजह से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एम से एम कैंसिल आउट करोगे तो ये एक्सेलरेशन उस पे दिखाई देगा, ये उसका एस प्राइम में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके एग्जाम्पल देखने हैं। इसके एग्जाम्पल में आप सबसे बढ़िया तरीका है केवल ये सो एज एग्जाम्पल हमारे पास दो एग्जाम्पल है इसके, बट हमें एग्जाम में अगर विद एग्जाम्पल पूछा जाता है तो हम इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल है लिफ्ट का, और हम लिफ्ट का ही एग्जाम्पल देंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर एक लिफ्ट देख लीजिए। जो लिफ्ट है, दो केसेस हैं आपके पास, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कई बार ये भी आता है कि जो लिफ्ट है उसमें हमें सेम हमारा वेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज क्यों फील होता है। तो ये फर्स्ट केस में एज यू कैन सी हमारा जो लिफ्ट है वो एक ए नोट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो लिफ्ट है वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, हमारा एस प्राइम हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए हम खड़े हैं या कोई भी पार्टिकल है, बॉडी यहाँ पे है, तो नीचे की तरफ हमें पता है रियल फोर्स क्या लगता है, रियल फोर्स तो नीचे की तरफ ही लगता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg विच विल बी द रियल फोर्स, और एक स्यूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स लगेगा जो कि किसकी वजह से होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूव करने की वजह से होगा। और मैंने कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इधर जाता है तो जो फोर्स उस पे सीम लगता हुआ दिखाई देता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो फिक्टिशियस फोर्स है वो पार्टिकल पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, नहीं मतलब लगता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, करेक्ट, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो mg भी नीचे लग रहा है। और क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है ए नोट से, तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और वो कितना होगा, ए नोट। यहाँ पर डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव मानी है, ऊपर की तरफ नेगेटिव मानी है, तो आपका एम ए नोट और mg मिलके कितना हो जाएगा, mg प्लस एम ए नोट। दिस इज द रीजन कि हमारा जो ग्रेविटेशनल हमारा जो वेट होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें अंदर भारीपन महसूस होता है, क्योंकि जो mg था जब उतना था तो हमारा एक्चुअल वेट फील हो रहा था, अब उसमें कोई टर्म ऐड हुई है, इस वजह से हमें वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो ये फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस बार आपका जो स्यूडो फोर्स है वो तो माइनस का एम ए नोट हो जाएगा, और जो रियल फोर्स है वो प्लस का mg हो जाएगा, और एक्चुअल फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस एम ए नोट। और इसलिए जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमें लगता है कि हमारा वेट हल्का हो गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो रॉकेट का आपको नहीं देना है, लिफ्ट का आप दीजिए। ठीक है, रॉकेट का एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। यहाँ पर जो मैंने अभी अभी आपको बताया है ये माइनस का हो जाएगा, है ना, और प्लस का ऊपर शायद लिखा हुआ था, प्लस का वो ऊपर का था, दैट्स इट। अब हमारे पास आता है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, हमारे पास एक है एस जो कि स्टेशनरी है, और मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर एक फ्रेम था जो बिल्कुल इसी के ऊपर था, और किसी टाइम t पर वो रोटेट करते करते ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करते करते उसने कितना एंगल बना लिया, ओमेगा टी। पर इस बार हम उसको कौन सा फ्रेम बोलेंगे, आर। आर का मतलब रोटेटिंग फ्रेम और एस का मतलब स्टेशनरी फ्रेम। ठीक है, तो आपका एस यहाँ पे हो गया और ये आपका आर हो गया। तीनों एक्सिस कितने कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पे है। अब यहाँ पे जो पॉइंट पी है, जब हम एस में उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कितना होगा, एक्स वाई जेड, और जब हम आर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। बट क्योंकि जब आर रोटेटिंग फ्रेम घूम रहा होगा तो ओरिजिन तो उसी जगह पे रहेगा, तो ओ और ओ प्राइम हमेशा एक जगह ही रहेंगे, इसलिए इस केस में हमें जो आर है और आर प्राइम है वो हमेशा बराबर मिलेंगे, क्योंकि जो आर है वो घूम रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा है, किसी दूसरी जगह नहीं जा रहा है, वहीं पे रह रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होता है, ऑब्जर्वर ओ पे खड़ा होता है, तो उसको तो ओपी डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो एस के अंदर ओपी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 से लिखेंगे, और आर के अंदर
पोजीशन वेक्टर आपकी जो हो जाएगी वो r प्राइम हो जाएगी, और वो भी डिस्टेंस कितनी है, OP रहेगी, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्राइम x प्राइम, j प्राइम y प्राइम एंड k प्राइम z प्राइम। अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में x, y और z है तो इस डायरेक्शन में आपका i, j और k होता है, ठीक है, कैप में नहीं लगा रही। लेकिन अगर हमारा दूसरा जो फ्रेम है उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, ये x प्राइम आ रहा है, ये आपका y प्राइम आ रहा है और ये आपका मान लीजिए z प्राइम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये डायरेक्शन i है तो ये तो i नहीं हो सकती, कोई और डायरेक्शन होगी। इसलिए हम इस डायरेक्शन में यूनिट कैप जो है वो क्या बोलेंगे, i प्राइम, और इस डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, j प्राइम, और इस डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, k प्राइम। सो मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 2 में आपका जो ऑब्जर्वर है वो r फ्रेम में खड़ा है और वहां से देख रहा है। तो 1 और 2 आपको आई होप क्लियर समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि r और r प्राइम दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो r जो है वो ये हमारा क्या था, ये था ix, jy और kz, ये आपका क्या था, i प्राइम, x प्राइम, j प्राइम, y प्राइम एंड k प्राइम, z प्राइम, ये दोनों इक्वल थे। अब ये दोनों इक्वल थे तो इस r को भी तो इसके बराबर लिखा जा सकता है, और वही इक्वेशन 3 में किया गया है। r को क्या लिखा गया है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये सब आपस में बराबर हो गए चारों। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में r लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड में ये भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय एवरीवन।